बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243। और विधान परिषद पूछे तो विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75। दोनों को याद रखना है। आगे देखिए, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहते हैं। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। जिस फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसको कहा जाता है रबी की फसल। और रबी की फसल का उदाहरण है गेहूँ। तो गेहूँ जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा तत्व है जो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो याद कर लीजिए, ये है सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। और देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न नॉर्मल है और कल के प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा गया था, क्योंकि नए छात्र पुराने छात्र सभी को साथ में लेकर चलना है, इसलिए हर तरह के प्रश्नों को कराना होगा। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, यहाँ पर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है CH4 यानी कि मीथेन। अब देखिए मीथेन को क्या कहा जाता है, तो मार्स गैस, याद रखेंगे मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से हैं, तो H11 ये है प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का ये जो तीसरा समस्थानिक है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करेगा। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो ध्यान रखना है, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। आगे देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, कहाँ स्थित है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं आप सभी को आज की इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्नों का आंसर सही देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो दूरबीन वेधशाला है ये स्थित है अपने भारत में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर है केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है और ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और इसकी अभी नई राजधानी क्या बनी है, ये प्रश्न पूछा गया था 14 मई को, ध्यान रखेंगे 14 मई को ये प्रश्न आया था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, तो विशाखापत्तनम, ध्यान रखेंगे। मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था।
ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03%। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कितना है? तो 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो 21% है। इन सभी को ध्यान रखना है। और देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है ये पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है लाइकोपीन के कारण। एसिटिक अम्ल याद रखिएगा इसका स्रोत है सिरका। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल होता है इमली अंगूर में, और सिट्रिक अम्ल जो है ये होता है संतरा और नींबू में, और टार्टरिक अम्ल जो है ये होता है इमली और अंगूर में। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं आप सभी को रात 9 बजे की क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना है। रात 9 बजे की क्लास में बिहार दरोगा के लिए भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। तो आप सभी को भी ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी हो सकता है कहीं से भी प्रश्न पूछ दे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा गला प्रभावित होता है। और डिप्थीरिया रोग जो है यह जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? देखिए इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता। यानी पीतल जो है ये पीतल ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। तांबा और टिन के मिश्रण से क्या बनता है? तो कांसा बनता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है ये है यहाँ पे हीरा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हीरा क्या है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकाल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और हम फिर से बता देते हैं जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोगों ने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी कि लोकसभा बताना है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा की पूछे तो 16। आगे देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। चलिए आंसर कीजिए किस अनुच्छेद द्वारा? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 19। भारत में पूंजी में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी?
चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। भारत में पूंजी में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? तो याद कर लीजिए, तारापोर समिति। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, लकड़वाला समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? लकड़वाला समिति का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और किस भाग में है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो 213 के तहत। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। दोनों ध्यान रखना है। और यहाँ पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो 1973। आगे देखिए, भारत की विदेश नीति आधारित है। चलिए आंसर बताइए, भारत की जो विदेश नीति है किस पर आधारित है? तो भारत की विदेश नीति ये आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। लोक लेखा समिति पूछा आता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। आप लोग कमेंट करके बताइए, प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ऑप्शन ए में, जिसको कहा जाता है कैग, CAG। तो आपसे पूछा जा सकता है कैग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। एक अनुच्छेद 352, इसमें बताया गया है क्या? तो इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356, 4 ऐड कर दीजिए 352 में, तो 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद फिर 4 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 360 में बताया गया है वित्तीय आपात। तो ध्यान रखेंगे, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए 352। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा?
352। और देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है। तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू हुआ था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार जो है 1975-77 में अशांति के आधार पर लागू हुआ था। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 से 329 में। और अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे कौन है? तो राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और प्रथम पूछा जा सकता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो देखिए धन विधेयक के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 110(1) में, याद रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो याद रखिएगा ये अवशिष्ट सूची का विषय है, यानी अवशिष्ट विषय है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिक्षा पूछा जाता है किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, यानी लोकसभा का जो स्पीकर है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, याद रखना है। और राष्ट्रपति पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है, याद रखिएगा किसमें? सही जवाब है अनुच्छेद 75(3) में। औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है कहाँ गए थे? आगरा। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, आगरा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? चलिए आंसर कीजिए 32 के लिए। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो याद रखिएगा सादत खां। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? देखिए 1757 में होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को। वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज की जीत होती है। विदरा का युद्ध पूछा जाता है 1759 में होता है। और विदरा का युद्ध होता है अंग्रेजी और डचों के बीच में, और इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसके समय में क्या क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति होती है लॉर्ड कैनिंग के समय में, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, यानी पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही समय में। कॉर्नवालिस को याद रखना है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? और देखिए हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहेंगे, तो याद रखिएगा गुजरात का युद्ध। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हैदर अली की मृत्यु होती है जो दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसी में हैदर अली की मृत्यु होती है। और किसने पराजित किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सर आयर कोट ने। और हैदर अली के बाद फिर आता है कौन, तो जिसको बोला जाता है शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है, किसे, तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान को, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, 1799 में, किस युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जबकि इसके पिता हैदर अली की मृत्यु होती है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। महाराज रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, खड़क सिंह। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? चलिए आंसर कीजिए, किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। और ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी, तो बंगाल में, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है सिराजुद्दौला। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में। कोयम्बटूर की बात करें तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है मैरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो ध्यान दीजिए, बरमूडा त्रिभुज जो है ये स्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और फटाफट से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे।